हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ निखिल। ये वीडियो हमारे पास है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 12। इससे पहले हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कैसे होती है, रिफ्रैक्शन के क्या लॉज हैं, वो हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा या आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किस चीज़ को मेज़र करता है, वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जब आपने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था तो तभी आपने देख लिया था कि जो लाइट है एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आ जाता है। कैसे चेंज आ जाता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास मान लो दो मीडियम है, एक मीडियम हमारे पास है एयर, दूसरा मीडियम हमारे पास है ग्लास। तो लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, तो यहाँ से आई इंसिडेंट रे और एक पॉइंट पे टकराई। उस पॉइंट पे अगर हम बना लेंगे नॉर्मल, ठीक है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो मुड़ जाती है टुवर्ड नॉर्मल। जाना चाहिए था उसको बिल्कुल इस तरह सीधे, पर ये वो थोड़ा सा एक एंगल के साथ वो मुड़ जाती है। और ये यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और यहाँ पे एंगल आ गया हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। तो दो एंगल हमारे पास आ गए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमें बताता है कि ये जो एंगल आई और एंगल आर आ रहे हैं, इनका अगर हम साइन ले लें, दोनों का साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आर, ये हमेशा ही कांस्टेंट एक टर्म आपको मिलेगी उस पेयर के लिए, उस मीडियम के पेयर के लिए। जैसे कि एयर और ग्लास का जो पेयर है उसके लिए साइन आई साइन आर की वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट आएगी। इसका क्या मतलब हो हमेशा कांस्टेंट आने का? मान लो कि जो लाइट है इस आई एंगल के अलावा किसी दूसरे एंगल के साथ वो टकराए अगर, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल मान लो जो नया हमारे पास इंसिडेंट रे आई, इसको बोल दिया I2, एंगल आई टू के साथ जब वो टकराई तब भी उसका रास्ता चेंज होगा और वो किसी दूसरे एंगल के साथ रिफ्रैक्ट होगी। तो मान लो वो रिफ्रैक्ट हुई एंगल R2 के साथ, तो यहाँ पे दो नए एंगल आ गए। तो अगर इनके लिए भी रेशियो अगर हम निकालेंगे तो वो भी कितनी आएगी, इसी कांस्टेंट टर्म के बराबर आएगी, साइन ऑफ एंगल I2 अपॉन साइन ऑफ एंगल R2। तो ये भी उतना ही आएगा जितना साइन ऑफ एंगल I और साइन ऑफ एंगल R आया था। ये जो कांस्टेंट इस तरफ को आ रहा है हमारे पास, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो यहाँ पे भी आपको यही बताया हुआ है, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है कितना चेंज उसमें आता है, उस चेंज को मेज़र करने के लिए जो टर्म है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द कांस्टेंट अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 10.4, इक्वेशन नंबर 10.4 के राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म है, देखो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 10.4 हमारे पास दी है, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट जो है इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, इसको डिनोट करने के लिए आपने एक सिंबल याद रखना है। क्या सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो इसको ग्रीक लेटर ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, या जैसे आपकी बुक में किया है तो इन्होंने एन से डिनोट कर दिया है। तो आप इनमें से किसी भी एक सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। देखो बच्चों, और क्या हमें बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के साथ भी हम रिलेट कर सकते हैं। और वो इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो है रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। कि लाइट अलग अलग मीडियम में अलग
अलग अलग स्पीड के साथ ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से ही तो उसका रास्ता मुड़ जाता था, रिफ्रैक्शन हो जाती थी। ठीक है, तो वो रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी को हम रिलेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट से कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखो, it turn out that light propagate with different speed in different medium, कि लाइट है अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद हाईएस्ट स्पीड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट जो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है वो करती है वैक्यूम में। कितनी उसकी स्पीड होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड के साथ वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। वैक्यूम क्या चीज़ हुई? वैक्यूम का मतलब है कि जो भी वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है। जैसे कि जब सन से लेके अर्थ तक जब लाइट आती है तो वहाँ पे है बीच में स्पेस। तो स्पेस में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, ना कोई हवा होती है ना कोई लिक्विड भरा हुआ होता है। तो वो जो चीज़ है उसी को बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम में सबसे फास्ट लाइट ट्रेवल करती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रेयर मीडियम है। उसके बाद एयर में जो लाइट की स्पीड है थोड़ी सी कम होती है वैक्यूम के कंपैरिजन में, पर वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, इसलिए उस चेंज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एयर में भी जो उसकी स्पीड है उसको वहाँ भी हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही मानते हैं, क्योंकि ज़्यादा फर्क दोनों में नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। जिसको नेग्लेक्ट भी कर दें तो कोई ज़्यादा फर्क हमें पड़ेगा नहीं किसी भी कैलकुलेशन पे। इट रिड्यूस कंसिडरेबली इन ग्लास एंड वाटर। पर जो अगर किसी दूसरे मीडियम की हम बात करें, ग्लास या वाटर की बात करें, तो उनके केसेस में जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि देखो ग्लास एक सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, तो इसलिए स्पीड बहुत कम हो जाती है। वाटर एक लिक्विड है, वाटर में भी पार्टिकल की डेंसिटी एयर के या वैक्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ भी स्पीड में बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा। तो उनके केस में नेग्लेक्ट नहीं करते, उनके केस में उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम वही यूज़ करते हैं जितनी हम कैलकुलेट करके निकाल देंगे। आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स for a given pair of medium depend upon speed of light in two media as given below। क्या बता रहा है कि कोई भी दो मीडियम अगर हैं तो उनके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी कि उन दोनों मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है। कैसे डिपेंड करेगी? आपको देखो आगे बताया हुआ है इन्होंने कि हमें बता रहा है कंसिडर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। कंसिडर करो कि एक लाइट की रे एक मीडियम से मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। मीडियम 1 यहाँ पे है एयर और मीडियम 2 है ग्लास। तो मान लो कि एयर से ग्लास में जा रही है लाइट। अब बता रहा है कि लेट कर लेते हैं कि स्पीड लाइट की है v1 और मीडियम 1 में या एयर में, और मीडियम 2 में जो स्पीड है लाइट की वो है v2। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मान ली हमने। यहाँ पे स्पीड मान ली v1, यहाँ पे स्पीड मान ली v2। हमने बोला देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है स्पीड के साथ, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is given by ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा जाएगा n से n। जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसको पहले लिखा जाएगा, और जिस मीडियम से वो आ रही है उसको बाद में लिखा जाएगा। और इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू, देखो अब जो बाद में लिखा है हमने वो आएगा उस मीडियम में आएगी स्पीड ऊपर v1, और जो पहले लिखा है उसकी स्पीड आएगी नीचे v2। तो ये एक तरीका है, ऐसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर इससे देखो उल्टा हो रहा हो, लाइट जो है ग्लास से जा रही है एयर में, तब इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका भी उल्टा हो जाएगा। ये जो सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं n से, n,
ऑफ मीडियम वन जिसमें जा रही है ना, उसको पहले लिखा जाता है। मीडियम वन में जा रही है तो N1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, तो उसको बाद में लिखा जाएगा, इज इक्वल टू, देखो जिसको बाद में लिखा गया उसकी उसमें जो वेलोसिटी है वो ऊपर आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा V2 अपॉन V1। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा जाएगा। जब लाइट एयर से ग्लास में आएगी तो इस तरह से, जब ग्लास से एयर में जाएगी तो दूसरी तरह से। ये जो तरीका था वो था कि अगर हमने मीडियम 1-2 की फॉर्म में लिखा, अगर हम किसी दूसरी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें, मान लो हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि हम मानते हैं कि मीडियम 1 है एयर और मीडियम 2 है ग्लास, है ना। तो अगर हमने एयर और ग्लास का ही यूज़ करना है तो इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो बाद में है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो अगर हमने जो मीडियम है उनके नाम के सिंबल की फॉर्म में लिखना है तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये ऐसे भी गलत नहीं होगा। और दूसरे को कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब जा रही है एयर में, तो एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन, जो बाद में लिखा है ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये हमारे पास आ गया। तो इन दोनों तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, देखो एक और चीज़ हमारे पास आ रही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, पर इसमें क्या अलग है, स्पेशल क्या है कि जो मीडियम 1 है वो हमेशा ही या तो एयर है या फिर वैक्यूम। ठीक है, इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, then refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called absolute refractive index of medium। जैसा कि ऊपर वाला केस था कि एयर के कंपैरिजन में जब ग्लास का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, Ng निकाला विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो जो यहाँ से वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको डिनोट करने का क्या तरीका है, तो ये जो एयर है या जो वैक्यूम होगा इसकी जगह, उनमें तो लाइट की स्पीड फिक्स ही होती है, तो इनको नहीं लिखा जाता एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। सिंपल अगर हमने ऐसे लिख दिया है Ng, तो इसका मतलब भी वही है जो Nga का मतलब है ना, या N21 उसका मतलब और N2 का मतलब एब्सोल्यूट के केस में सेम ही हो जाता है। तो सिंपल N2 अगर आपको दिख जाए तो उसका मतलब है कि जो दूसरा मीडियम है वहाँ पे वो क्या होगा, एयर होगा या फिर वैक्यूम होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2। देखो, इफ c इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम m2 इज गिवन बाय, अगर c जो है लाइट की स्पीड है एयर में और v से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइट की स्पीड किसी मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर्टिकुलर मीडियम में इस तरह से लिखा जाएगा n m। देखो ये n के पैरों में m लिखा है, ये m बता रहा है कि कोई भी मीडियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, वो जरूरी नहीं एयर है, जरूरी नहीं ग्लास है, वो कुछ भी हो सकता है। तो सभी के लिए एक कॉमन टर्म है m। तो n मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, c अपॉन v। The absolute refractive index of a medium is simply called refractive index। absolute refractive index को simply refractive index भी बोल दिया जाता है। The refractive index of several medium is given। बहुत सारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको टेबल 10.3 में मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टेबल 10.3 है। देखो इसमें से आपको एक वैल्यू दी हुई है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसको देखो NW लिखा है इन्होंने, जो भी मीडियम था उसका सिंबल लिख दिया इन्होंने NW। वो किसके बराबर है, देखो NW मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पे मीडियम है वो एयर है, तो उसको नहीं लिखा है इन्होंने। NW इज इक्वल टू 1.33। इसका क्या मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर
तो इसकी रेशो कितनी आ रही है, 1.33 आ रही है। ठीक है, दिस मीन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इन्होंने दिया है, तो एन ग्लास इसको लिखा होगा इन्होंने। एन ग्लास कितना दिया है हमारे पास, 1.52। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो रेशो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वो कितनी आएगी, 1.52। ठीक है, तो ये यहाँ से रिजल्ट जो है निकल के आ रहा है। सच डाटा इज़ हेल्पफुल इन मैनी प्लेसेस। तो ये जो डाटा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बहुत सारे कामों के लिए, बहुत सारी कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, और हाउएवर आपको इसको मेमोराइज़ करना नहीं पड़ेगा। पर वहाँ पे देखो, मेमोराइज़ आपको उसको नहीं करना है, पर एक दो जो इम्पोर्टेंट है वो आपने याद रखने हैं। जैसे डायमंड है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपके पास दिया है इन्होंने, हाईएस्ट है 2.42, और सबसे कम जो इस टेबल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है, एयर का है। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं, हाईएस्ट किसका है और लीस्ट किसका है। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सब कुछ जान लिया, कैसे क्या होता है, क्या किससे उसको डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट किया जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जहाँ से आपको देखो क्वेश्चन भी बन जाता है। अलग अलग मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखे, हाईएस्ट किस में है, लोएस्ट किस में है, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, इसके तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।